नमस्कार, मैं ऋषिकेश शुक्ला द सनातनी वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने देखा 22 तारीख को पहलगाम में घटना घटी, आतंकवादी घटना। उसके बावजूद एक चीज नोटिस करी गई कि टूरिस्टों की आवाजाही वहां पर कम नहीं हुई है। रोजाना मर्रे पे टूरिस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे। उस पर आपके क्या विचार है कि टूरिस्ट, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना होने के बावजूद टूरिस्टों का जाना वहां पर कम क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी आपने जो सवाल पूछा उस पर मेरा सीधा सीधा जवाब ये है कि टूरिस्ट को वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां जो आतंकवादी आए हैं उससे हमारी सरकार, हमारी इंडियन आर्मी निपट लेगी। टूरिस्ट उस हिसाब से जाएगी, क्योंकि मैं एक बात और जानता हूं, लोकल पब्लिक का भी सपोर्ट है। हम सब जानते हैं कि कई लोकल पब्लिक ने वहां पर लगातार चीज किया है। पर आप ये सोचिए ना कि अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा वहां पर तो कहाँ जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट छोड़ देगा तो मतलब जम्मू कश्मीर हमसे अलग हो गया? हम बात करते हैं पीओके तक की, हम बात करते हैं क्या नाम है अखंड भारत की, और एक हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में होगा तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हमारा जो वो हमारे मतलब कि भारत माता का मस्तिष्क है, और हमारे भारत माता के ऊपर मतलब कोई आतंकवादी आकर और वो करके चला जाए तो क्या उस जमीन के टुकड़े को हम छोड़ देंगे? सुमित जी, एक बात बताइए। हमारी इतनी बड़ी लगभग 500 किलोमीटर की सीमा लगती है गुजरात के कच्छ से भी, और लगभग 400-500 किलोमीटर की सीमा लगती है जैसलमेर राजस्थान से भी। तो देखा जाता है कि ना ही गुजरात में कभी मिलिटेंसी देखी गई, आतंकवाद देखा गया, और ना ही कभी राजस्थान में आतंकवादी घटनाएं देखी गई। ये हर बार कश्मीर में ही क्यों आतंकवादी आते हैं? इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक से। 70 सालों से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार रही, अगर उस जम्मू कश्मीर को वो भारत का अभिन्न हिस्सा समझते तो वहां पर एक स्पेशल पावर 370-35 से नहीं देते। आप जम्मू कश्मीर को और गुजरात को और राजस्थान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 70 साल पहले उसी जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत से अलग कर दिया। मतलब एक कानून के तहत कि उनका झंडा अलग है, उनका संविधान अलग है। अब जिस चीज को आप पहले से ही अलग करके रखे हुए हैं, अब 2014 में मोदी जी आए, 2019 में उन्होंने 370 हटा दिया, तो समय लगता है। हर चीज का बदलाव होने में टाइम लगता है। मैं जानता हूं लोकल पब्लिक वहां की उस हिसाब से सोचती है। कुछ अलगाववादी नेता भी हैं, चाहे वहां के नेताओं राजनीतिक शय से कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले वहां ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने कब्जा में लेना। पाकिस्तान की हमारी कोई राजस्थान से लड़ाई नहीं है, गुजरात से नहीं है। उनकी असली लड़ाई वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से करते हैं। उसका कारण सिर्फ क्यों है? क्योंकि वो पिछली जो राजनीतिक पार्टी रही है वो उनकी रोटियों को हमेशा अपने तवे पे सेकने का काम कर रही थी। और मैं दूसरा एक चीज आपको बता दूं, 22 तारीख को हुआ जो हमला है वो नया नहीं है। आपको पता होगा कि इसी देश में आतंकवादियों ने दिल्ली के सीपी में भी हमला किया, पहलगाम में हमला हुआ, क्या नाम है, हर जगह हमला होता है। आप बंगाल जाके देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हमला कौन करता है? ये जो लोग हैं एक विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे को, और आप इधर छोड़िए, ये तो ऐसे आतंकवादी हैं कि सर ईरान इराक में आपस में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, और हमारे देश के लोग कहते हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे क्या नाम है हिंदू मुसलमान करवाते हैं। इराक में बजरंग दल, ईरान में है क्या, सऊदी अरब साइड में जो आपस में लड़ जाते हैं। ये सिर्फ क्या है कि वो कुकर का वो रबड़ लगा के सोचते हैं कि हम सऊदी अरब के मुसलमान हैं। तो वो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सोचना होगा कि आप कर क्या रहे हो। आप आज देखिए, एक बात सोचने वाली बात है कि देश का मुसलमान ये कह रहा है कि हम मोहम्मद साहब के नाम पर चलते हैं, हम मोहम्मद साहब को मानते हैं। आप बताइए, मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग, उनके नाम से पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। बताइए विश्व में कौन सा मुसलमान ने प्रदर्शन किया उनके लिए? कलमा का विरोध पढ़ा के लोगों को गोलियां मार देते हैं ये लोग। किस मुसलमान ने विरोध किया? ये बस फिलिस्तीन के लिए झंडा उठा लेंगे,
ठीक है, ये उठा लेंगे, ये क्या नाम है, जरा से इनकी बात आ जाएगी। ये सिर्फ जितना मौलाना कहता है भूखना है, उतना ही विश्व का मुसलमान इस्लामिक उसमें भूखता है। उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। भाई मानवता की बात करने वाले, शांति दूत बात करने वाले पहले गोली चलाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि तिरंगा, अरे मोमबत्ती ले लेंगे, और उसके बाद उसका ही चाचा आएगा, वो कहेगा कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, और थोड़े दिन बाद उसका ही भाई मोदी को गरियाएगा, ट्रंप को गरियाएगा, वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री को गरियाएगा। ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक विचारों की ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको चाहिए कि हर देश पे कब्जा हो, और कब्जा करके फिर ये आपस में लड़ेंगे। शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा, फिर वो खत्म होंगे तो सुन्नी अपने बीच में से जो छोटे मोटे लोग हैं उनको मारेगा। ये कभी भी हो नहीं सकता। आप सोचिए, करबला का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध किस लिए हुआ? पूरा विश्व जानता है। वहां पर कोई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कोई हिंदू थोड़ी ना लड़ रहा था। ये आपस में लड़ते और चिल्लाते रहते हम करबला याद दिला देंगे। करबला तो तुम खुद ही लड़ रहे थे ना, कि किसे याद दिला दोगे? अपने आप को याद दिलाओ, हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम तो एक बात जानते हैं कि जितने भी विश्व में मुसलमान हैं, पहले वो तय करें कि उनके विचार क्या है। आतंकवाद को वो चुपचाप जो सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो देश और विश्व के लिए हानिकारक है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें एक तरफ तो बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमसे धर्म पूछ कर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है, जितनी भी पार्टियां हैं वो हमें जातियों में बांट रही है। इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कहने वाले लोग और सरकार में बैठे हुए लोग अलग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी सरकार हो, आप उनकी चीजों को आप देखेंगे तो सरकार ऐसे काम करती है कि वो किस तरीके से सरलता से जनता तक पहुंच सके। जाति जनगणना दो तरीके का था। एक था राहुल गांधी वाला जो देश को तोड़ने वाला था, एक है नरेंद्र मोदी वाला जो एनपीआर के साथ है कि जोड़ने वाली है। वहां पर वो कह रहे थे कि हम जाति जनगणना करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। आप बात बताइए कि यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, गुर्जर, जाट, SC ST OBC, इनकी तो ये जातियां करवा रहे हैं, पर जो सामने 72 फिरके, इनकी क्यों नहीं करवाना चाह रहे? और इनकी ना करवा के ये कह रहे कि हम हिंदुओं की जातियों का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करेंगे। मैंने बोला जी मेरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान बनाया तो वो जाति जनगणना के सपोर्ट में थे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं बोला कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। जाति जनगणना हर समय पे होती है। मैं आपको बताता हूँ, सरकारी फॉर्म भरते हैं, वहां जाति का कॉलम होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप क्या नाम है, कोई सुविधा लेते हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी लेते हैं तो जातियां होती नहीं होती। आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो अपना नाम कि मैं सुमित शुक्ला हूं तो आप लगाते हैं, उससे जातियां पता चलती है। तो यहाँ पर एक कॉलम सेट कर दिया गया है। सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि जो योजना हम लाना चाहते हैं वो गरीब, वंचित, शोषित, जो भी पीड़ित है उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और देश को कहीं ना कहीं विकसित भारत की ओर आगे ले जा सके। राहुल गांधी तो ये भी बोल रहे हैं कि ये विपक्ष की जीत है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चल रहा था काफी दिनों से, और वो उन्होंने अब एक कदम और आगे बढ़ के कहा है कि ये जो जनगणना हुई है जातिवाद, ये हम प्राइवेट कंपनीज में भी अब लागू करेंगे, वहां पर भी रिजर्वेशन लाएंगे। देखिए, राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, वो आलू टमाटर और प्याज वाला गेम खेलते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की जाति जनगणना और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर राहुल गांधी मान लो जाति जनगणना करते, हिंदुओं की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, चलो मोदी जी ने कर दिया, तो राहुल गांधी की तो 3 ही है, ये क्या करेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माँ बेटा बहन, यही तो है। इसके अलावा फिर ये क्या करेंगे? फिर तो इन पे दिक्कत आ जाएगी। ये जो जाति जाति की बात करते हैं कि हम उसमें लेकर आएंगे, क्या नाम है, सरकारी उसमें। भाई देखो, समय के हिसाब से सरकारें सारी काम करती है और सरकार लगातार काम कर रही है। आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। चलिए मान लीजिए भैया, राहुल गांधी, हमने बोल दिया आपकी बहुत बड़ी जीत है, हम कामदार हैं, आप नामदार हो, हमने काम कर दिया, नाम क्रेडिट आपको दे दिया। और संसद में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जी हम काम करने वाले लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम गरीबी को जूझते हुए आए हैं, हमारा सिर्फ इतना है कि हमारा